ये है विनी जो लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़कर पहली बार स्कूल पढ़ाने जा रही होती है। मेरी चुटिया कल आई आवे। ट्यूलिप माइल की ये ड्रेस तो मेरे ऊपर काफी जच रही है। मैडम गुड मॉर्निंग। इतनी तैयार होकर सुबह सुबह कहाँ? विनी सुंदर श्रीवास्तव और नर्मदा की बहू है जो बहुत अमीर है। विनी ने ग्रे कलर की ट्यूलिप माइल्ड ड्रेस पहनी है। विनी हमेशा एक स्कूल टीचर बनना चाहती थी, इसीलिए शादी के बाद उसने स्कूल में पढ़ाने का तय किया। आज मंडे है डार्लिंग, कहाँ जाऊंगी? स्कूल ही जा रही हूँ, बच्चों को पढ़ाना भी तो है। ऐसे कपड़ों में तुम स्कूल बच्चों को पढ़ाने जाओगी? ऊपर से बाहर कितनी ठंड है। इन कपड़ों में बाहर गई तो सीधा हॉस्पिटल जाने की नौबत आएगी। क्यों, क्या खराबी है इन कपड़ों में? इतनी अच्छी तो लग रही है मेरे ऊपर, मैं तो यही पहन कर जाऊंगी। तुम तो जानते हो मुझे नए नए स्टाइल्स ड्रेस पहनना कितना पसंद है। तुम अब एक स्कूल की टीचर हो और तुम्हें बच्चों को पढ़ाने जाना है, तो कपड़े भी उसी तरह के पहनने चाहिए। इस तरह के कपड़े पहन के तो ऐसा लग रहा है कि तुम पार्टी या डेट पर जा रही हो। विनी बचपन से ही लंदन के हाई लिविंग सोसाइटी में रही है, इसलिए उसे वेस्टर्न कपड़े ही पहनने की आदत है। इन कपड़ों में बाहर चल रही ठंडी हवाओं से बचाव नहीं होगा। इसके साथ एक अच्छी सी स्वेटर पहन लो। मुझे ठंड नहीं लगती, मैं तो यही ड्रेस पहनूंगी। मैडम जी, हमारे कमरे में दो हीटर लगी हुई है और चारों तरफ से खिड़की दरवाजे बंद हैं, तो ठंड कहाँ से लगेगी? जरा एक बार खिड़की खोलकर दिसंबर के महीने की ठंडी हवा का मजा तो ले लो। देखो, मैं तुम्हारी वजह से लेट नहीं होना चाहती हूँ। हरी की बात न मानकर विनी अपना महंगा हैंडबैग उठाती है और स्कूल जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरती है। तभी उसकी सास, स्कूल जा रही हो बहू इन कपड़ों में? तुम्हें स्कूल में इंग्लिश पढ़ाने की जॉब मिली है या फैशन शो की? आप लोगों को ही मेरी ड्रेस खराब लग रही है और किसी को तो खराब नहीं लगती। अरे तो किसी ने कहा तुमसे कपड़े बदलने के लिए? मैं तो ये कह रही हूँ कि इसके ऊपर से एक स्वेटर पहन लो या शॉल ओढ़ लो। सासू माता तो मुझे ऐसे जाने देंगी नहीं। एक काम करती हूँ, इन्हें शॉल लाने भेजकर चुपचाप निकल जाती हूँ। अच्छा ठीक है, आप अपनी पसंद से कोई बढ़िया सी शॉल लेकर आइए। विनी के पूरे ससुराल में ठंडी से बचाव के लिए हीटर लगे हुए हैं जो पूरा दिन घर को गर्म रखते हैं, इसीलिए विनी को बाहर की ठंड का अंदाजा ही नहीं था। नर्मदा के कमरे में जाते ही विनी बाहर भाग जाती है। बाहर तो बहुत ठंड है, लगता है ठंडियों के लिए कुछ गर्म कपड़े लेने होंगे। बाहर तो इतनी ठंड है कि मैं अपनी ड्रेस को पहन कर नहीं जा सकती। अरे हाँ, मैं एक शॉल या स्वेटर पहन लेती हूँ और स्कूल पहुंचकर खोल के बैग में रख लूंगी। विनी अपनी सास से शॉल लेकर ओढ़कर स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में जाते वक्त, अच्छा हुआ मैंने शॉल ले ली, वरना इस कड़कड़ाती ठंड में और इन ठंडी ठंडी हवा में तो मैं स्कूल पहुंचने से पहले ही बर्फ की सिल्ली बन जाती। स्कूल तो आने वाला है, मैं शॉल को अपने बैग में रख लेती हूँ। आज मेरे स्कूल का पहला दिन है, इसीलिए तो मैंने इतनी अच्छी ड्रेस पहनी है ताकि स्कूल के लोग पर मेरा अच्छा इम्प्रेशन पड़े। वहीं दूसरी ओर भूमिका, माँ जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज मेरा पहला दिन है, स्कूल में सब अच्छा अच्छा हो। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा से तुम्हारे साथ है बहू। भूमि ने पीले रंग की सलवार सूट और अपने बाल की चोटी बना रखी होती है। साथ ही वो स्कूल के लिए पिंक कलर का स्वेटर पहनकर निकलती है। हे भगवान, अभी तो दिसंबर के महीने की शुरुआत ही है और इतनी ठंड है, पता नहीं आगे कितनी ठंड होगी। भूमिका और विनी कॉलेज के गेट पर एक दूसरे से मिलते हैं, पर ये लोग आपस में बात नहीं करते। आजकल के इतने मॉडर्न जमाने में यहाँ एक से एक फैशनेबल कपड़े मार्केट में है, वहाँ पर भी इस तरह की सूट सलवार पहनकर कौन रहता है? गरीब लोग भी इस तरह से अब नहीं रहते। ये तो अल्ट्रा प्रो मैक्स गरीब लगती है। दांतें कटकटा रही है, शरीर कांप रहा है, पर मैम जी का फैशन कम नहीं हो रहा है। इतनी ठंड में भी गर्म कपड़े छोड़कर पूरे कपड़े भी नहीं पहने जा रहे हैं। ना जाने ये लोग अपने शरीर से ज्यादा फैशन को कैसे महत्व देते हैं। विनी और भूमिका पहली नजर में एक दूसरे को देखकर अपने मन में एक राय बना लेती हैं, क्योंकि आज उनके स्कूल का पहला दिन था। तो सबसे पहले वो प्रिंसिपल के ऑफिस जाती हैं। इत्तेफाक से दोनों एक साथ प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचती हैं और प्रिंसिपल ऑफिस के गेट के बाहर, कितनी ठंड है आज, कल से थोड़े गर्म कपड़े पहन कर आऊंगी। नॉक नॉक। स्कूल प्रिंसिपल 3 पीस सूट पहने हीटर के सामने बैठा होता है। आइए, हमारे स्कूल में आप दोनों टीचर्स का स्वागत है। क्योंकि आप दोनों नए हैं, मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दूं। पर मैं देख रहा हूँ विनी जी, आपने जो कपड़े पहने हैं स्कूल के लिए वो सही नहीं है। कल से आप कुछ दूसरे कपड़े पहन के आना। भूमिका जी आपको 10th A की क्लास टीचर और विनी जी आपको 10th B की क्लास टीचर बनाया गया है। ऑल द बेस्ट। प्रिंसिपल से मिलकर विनी और भूमिका अपने अपने क्लासरूम में पहुंच जाती हैं। क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं और अपनी अपनी टीचर्स के क्लासरूम में आते ही पूरी क्लास के बच्चे मॉर्निंग विश करते हैं। बंटी देख, हमारी इंग्लिश वाली मैम तो अंग्रेजी फिल्म वाली मैम के जैसी हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम बिन्नी है। मैं आज से आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगी और इस क्लास की टीचर मैं हूँ, तो कोई बदमाशी नहीं चलेगी। बहन, मैम ने कैसे कपड़े पहने हैं, बिल्कुल मॉडल वाले। और मैम की हेयर स्टाइल को देख, हम अगर ऐसे बाल रखेंगे तो हमें स्कूल में आने भी नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर भूमिका की क्लास में, गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम भूमिका है। मैं आज से आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी। पहले सभी एक एक करके अपना नाम बताएंगे
आज इंट्रोडक्शन क्लास होगा। शाम को 4 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सभी बच्चों के जाने के बाद टीचर्स आपस में विनी के कपड़ों को लेकर बात करते हैं। पायल, आपने नई इंग्लिश टीचर के कपड़े देखे? लगता है प्रिंसिपल सर ने इन्हें बताया नहीं कि स्कूल में इस तरह के कपड़े पहनकर नहीं आना चाहिए। बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। कभी समय मिलता है तो हम भी समझाएंगे। शाम की ठंडी ठंडी हवाओं में स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। भूमिका के घर में तो बहू, स्कूल का पहला दिन टीचर बनकर कैसा लगा? बच्चों ने तुम्हें पढ़ाया या तुमने बच्चों को पढ़ाया? स्कूल बहुत ही अच्छा है, स्टाफ भी सारे अच्छे हैं और बच्चे तो सभी तरह के हैं। बहुत थक गई होगी। अंधेरा होने को है। अंधेरा होने से पहले सभी कामों को निपटा लो, वरना फिर ठंड लगेगी। जी बापूजी। वहीं दूसरी ओर विनी के ससुराल में हीटर के सामने बैठी ठंड से कांपती हुई विनी। गॉड ब्लेस मी। अभी तो सिर्फ पहला दिन है। एक हफ्ते इसी तरह स्टाइल मारते हुए जाओ, फिर पता चलेगा जब नाक से सांस अंदर नहीं जाएगी। मजाक मत उड़ाओ मेरा। मैं तो अपने लाए हुए कपड़े ही पहन कर जाऊंगी। मैंने हफ्ते भर के लिए अलग अलग डिजाइन और स्टाइल के कपड़े लिए हैं। आज तो पूरे स्कूल का स्टाफ मेरी ही बातें कर रहा होगा। विनी ये बात नहीं समझती थी कि बच्चे गलत चीज पहले और अच्छी चीज बाद में सीखते हैं। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके कपड़ों से भी बच्चों पर असर पड़ सकता है। जहाँ ऐसे ही अगले दिन बहू, हमारे घर में किसी चीज की कमी है कि तुम स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की नौकरी कर रही हो? माँ जी, मुझे कभी किसी बात की कमी नहीं हुई, पर मेरा बचपन का सपना रहा है एक टीचर बनने का। वरना कमी तो मुझे यहाँ भी नहीं है और अपने मायके में भी नहीं थी। और जरा एक बात बताना, तुम जो आधे अधूरे कपड़े पहनती हो, इस पर स्कूल वाले कुछ बोलते नहीं है? और चलो, तुम घर में पहनती हो इस तरह के कपड़े तो चल जाता है, पर बाहर तो इस तरह के कपड़े मत पहना करो। क्या मैं इस तरह के कपड़े पहली बार पहन रही हूँ? शादी के समय से मैं इसी तरह के कपड़े पहनती हूँ, ये बात आपको पता है। तो आज ये सवाल आप क्यों पूछ रही हैं? नर्मदा विनी को समझा ही रही थी कि तभी सुंदर श्रीवास्तव कमरे में आते हैं। बहू, तुम्हें कितनी बार समझाया है, जब मैं घर में रहूं तब तो ढंग के कपड़े पहना करो। मैं तो अपने कमरे में हूँ, आप मेरे कमरे में आए हैं। मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ, मेरा खाना निकाल दो। सुंदर श्रीवास्तव नर्मदा के साथ विनी के कमरे में चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह विनी स्कूल जाने के लिए कपड़े डिसाइड कर रही थी। सारे कपड़े उसने बेड पर बिछा रखे होते हैं। क्या कर रही हो विनी? तुमने बिस्तर को कितना गंदा कर दिया है। इतने सारे कपड़े बिस्तर पर क्यों बिछा रखे हैं? मैं कपड़े तो खरीद लाई, पर समझ नहीं पा रही हूँ आज मैं कौन से कपड़े पहनूं। मुझे हफ्ते के 5 दिन अलग अलग कपड़े पहनने हैं। आज ट्यूसडे है, बताओ स्कूल जाने के लिए कौन से कपड़े पहनूं? बिस्तर पर सारे वेस्टर्न कपड़े रखे थे। क्रॉप टॉप, स्लीवलेस, बैकलेस गाउन, बेल बॉटम जीन्स, ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप और स्क्रैच पैंट्स। इतने सारे वेस्टर्न कपड़े, क्या तुम्हारे पास कोई इंडियन कपड़े नहीं हैं? कभी सूट सलवार कुर्ती जीन्स भी पहन कर देखो। तुम्हें हेल्प करनी है तो करो, नहीं करनी है तो चुपचाप कमरे से बाहर चले जाओ। विनी आज डीप नेक ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप पर स्क्रैच पैंट पहनकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और घर से निकलने से पहले शॉल ओढ़ लेती है। जल्दी जल्दी चलती हूँ, वरना आज भी ठंड कुछ कम नहीं है। कल रात को तो 14 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया था। जिनके घरों में हीटर नहीं है, उन लोगों की तो कुल्फी जम जाती होगी। दूसरी तरफ सुनीता की बहू भूमिका स्कूल आने के लिए दोबारा से वही कपड़े जो उसने पहले दिन पहने थे पहन लेती है। माँ जी, बाबूजी, मैं निकल रही हूँ। भूमिका पिंक कलर की सिंपल सी शॉल ओढ़कर तेजी से पैदल चलकर स्कूल आती है और दोनों बहू अपनी अपनी क्लासरूम में चली जाती हैं। कोई शोर नहीं मचाएगा और सब के सब हिंदी में जहाँ तक पढ़ाया गया है वो चैप्टर खोलो, उसके बाद से मैं पढ़ाऊंगी। मैम, आज आप बहुत सुंदर लग रही है। क्या कहा तुमने? तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि बड़ों से किस तरह बात करते हैं? वहीं दूसरी ओर विनी की क्लास में सभी बच्चे इंग्लिश की पोएम निकाले। वो देखना, मैम कितनी अट्रैक्टिव लग रही है। क्लास के सभी लड़के तो मैम को ही देख रहे हैं। ऐसे तो इनका पढ़ने में मन नहीं लगता, पर जब से मैम आई है विमल की अटेंडेंस फुल है। ओए, देखना, मैम बिल्कुल किसी हीरोइन की तरह है। मुझे मैम बहुत अच्छी लगती है। पीछे क्या चल रहा है, मुझे भी बताओ। कुछ नहीं मैम, हम तो बस बोल रहे थे कि मैम को ठंड नहीं लगती। इतनी ठंड में भी आपने स्वेटर नहीं पहना है। मुझे भी ठंड लगती है, फिर भी मैं स्वेटर पहन के अपने कपड़ों को खराब नहीं कर सकती और मैं अपने लुक के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। विनी की ये बातें सुनकर क्लास की सारी लड़कियों में अपने लुक को लेकर बात चलने लगती है कि वो लोग भी अगले दिन से स्वेटर नहीं पहनेंगी। सभी बच्चों ने भी ठंड में स्वेटर ना पहनने का तय कर लिया। जहाँ अगले दिन आज मैं स्लीवलेस और बैकलेस ड्रेस पहन कर जाऊंगी। बहू, मुझे तो नहीं लगता कि तुम स्कूल पढ़ाने जाती हो। मुझे तो ऐसा लगता है तुम फैशन शो में जाती हो। अरे, बच्चों को पढ़ाना है या फिर किसी को इम्प्रेस करना है?
सही कहा माँ जी, मैं किसी को इम्प्रेस करने ही जा रही हूँ। आपका बेटा मुझे पसंद नहीं, इसीलिए तो मैंने शादी की है उससे। इस तरह उल्टा जवाब देकर विनी स्लीवलेस और बैकलेस गाउन पहनकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर भूमिका के घर में भूमिका ने पिंक कलर की फुल स्लीव कुर्ती और बैगी जीन्स पहनी है और वो ऊपर से एक जैकेट भी पहन लेती है। शिवम, ये देखो, आज मैंने कुर्ती और जीन्स पहनी है, कैसी लग रही हूँ? मेरी प्यारी बीवी, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हारी यही सादगी तुम्हारी सुंदरता है। भूमिका सुबह सुबह अपने पति से तारीफ सुनकर स्कूल चली जाती है। आज विनी और भूमिका थोड़ा पहले ही आ गए थे, जिससे क्लास शुरू होने में कुछ समय बचा था, इसलिए लोग स्टाफ रूम में बैठे थे। इस महारानी को तो देखो, लगता है कि ये कहीं की टीचर होगी। अगर रास्ते में कोई देखता होगा तो सोचता होगा किसी फैशन शो या मॉडलिंग में जा रही है। मुझे इसे शायद बताना चाहिए कि टीचर बनने के बाद टीचर जैसा दिखना भी जरूरी है। बिन्नी जी, आप स्कूल में पार्टी के कपड़े पहन के क्यों आती हैं? आप स्कूल आने के लिए एक टीचर के जैसे कुछ कपड़े क्यों नहीं ले लेती हैं? आपका किसी कॉलेज स्टूडेंट के जैसे तैयार होकर स्कूल में पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। भूमिका जी, क्या मैंने आपसे राय मांगी? मैं बच्चों को पढ़ाने आती हूँ और मैं बखूबी बच्चों को पढ़ाती हूँ, इसीलिए ये जॉब मुझे मिली है। बच्चे मेरे कपड़े नहीं, मेरी पढ़ाई गई पढ़ाई देखेंगे। विनी के कपड़ों पर बार बार उठ रहे सवाल विनी को गुस्सा दिला रहे थे, इसलिए उसने सबको टेढ़ा जवाब देना शुरू कर दिया। स्टाफ रूम में इस तरह के जवाब देने से सभी टीचरों ने विनी को समझाने से पांव पीछे खींच लिए। स्कूल का समय हो जाता है। भूमिका और विनी अपनी क्लास में जाती हैं। अरे ये क्या, तुम में से किसी ने स्वेटर क्यों नहीं पहन रखा है? बाहर इतनी ठंड हो रही है, अगर बीमार पड़ जाओगे तो पढ़ाई का कितना नुकसान होगा। अंदाजा है? सभी पहले फटाफट स्वेटर पहनो। नहीं मैम, स्वेटर पहनने से हमारे लुक खराब हो जाता है, हम स्वेटर नहीं पहनेंगे। ठंडी हवाएं चल रही है, अभी सर्दी लग जाएगी। और तुम ये बताओ, तुमसे ये किसने कहा कि स्वेटर पहनने से तुम्हारा लुक खराब हो जाएगा? और ये कोई उम्र है लुक पर ध्यान देने की? ये उम्र है बुक पर ध्यान देने की। इंग्लिश वाली मैम ने कल बोला था, लुक के साथ साथ हेल्थ पर भी ध्यान देना जरूरी है। सब फटाफट स्वेटर पहनो, उसके बाद ही मैं पढ़ाना शुरू करूंगी। सभी बच्चे स्वेटर पहन लेते हैं और भूमिका सभी बच्चों को पढ़ाने लगती है। वहीं दूसरी ओर ये क्या, आज पूरी क्लास बड़ी सच धज कर आई है। लड़के तो वैसे भी स्वेटर कम ही पहनते हैं, पर आज लड़कियों ने भी स्वेटर नहीं पहन रखा है और सब अच्छे से तैयार होकर आए हैं। हाँ मैम, आपने कहा था ना कि हमें अपने लुक पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, मेरे कहने पर अगर पढ़ने लग जाओ तो और अच्छे लगोगे। विनी सभी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है और आंसर्स बोर्ड पर लिखकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में बेल बजती है और क्लासरूम खत्म हो जाता है। बाहर स्कूल के मैदान में भूमिका और विनी दोबारा मिलते हैं। बिन्नी जी, मैंने और आपने दोनों ने स्कूल को एक ही दिन ज्वाइन किया है, इसलिए आपको समझा रही हूँ। आप बच्चों को सिर्फ पढ़ाया करो, उल्टी सीधी बातें मत सिखाया करो। मैंने बच्चों को क्या उल्टी बात सिखाई? क्यों? आपने बच्चों को ये नहीं कहा कि स्वेटर पहनने से उनका लुक खराब हो जाएगा? आज मेरी क्लास के एक भी बच्चों ने स्वेटर नहीं पहना था। इतनी ठंड में अगर उनकी तबीयत खराब हो जाएगी तो आपने सोचा एक बार भी उनकी पढ़ाई का कितना नुकसान होगा? आपको फैशन में रहना है, रहिए, बच्चों को मत सिखाइए। भूमिका के इस तरह से समझाने पर विनी को ये तो समझ में आ जाता है कि अगर मैं बच्चों को कुछ कहती हूँ तो उसका वो क्या मतलब निकालेंगे, कोई ठीक नहीं है। इसी तरह स्कूल में एक दिन और बीत जाता है और घंटी की आवाज आते ही सभी बच्चे शोर मचाते हुए अपने घर को दौड़ जाते हैं और विनी भी रास्ते से घर जाने लगती है। तभी विनी के पास उसी के स्कूल की बस आकर रुकती है। हाँ जी मैडम जी, कहाँ जा रही हैं? मैं सभी बच्चों को स्कूल से घर पहुँचा ही रहा हूँ। बैठिए, आपको भी पहुँचा देता हूँ। कहाँ पैदल जाएंगी इतनी सर्दी में? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं पैदल चलकर चली जाऊंगी। आप बच्चों को लेकर जाइए। मैं अभी आपके घर के पास ही जाऊंगा, आपको भी उतारता चलूंगा। बैठ जाइए, सीट खाली है। अच्छा ठीक है, अब आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं बैठ जाती हूँ। बस ड्राइवर के कहने पर विनी बस में बैठ जाती है और जब बस चलना शुरू होती है तो खिड़की से इतनी तेज हवा आती है कि विनी ठंड से कांपने लगती है। विनी को ठंड में कांपता हुआ देख ठंड लग रही है मैम आपको? बस में काफी ठंडी हवा आ रही है, इसलिए मुझे ठंड लग रही है। मेरे होते हुए आपको ठंड कैसे लग सकती है? ये लीजिए मेरा जैकेट, आप पहन लीजिए। विमल के साथ साथ बस में बैठे सारे लड़के अपने अपने जैकेट स्वेटर विनी को देने लगते हैं। नहीं, रहने दो। इतना फ्लर्ट तो मुझसे मेरी यूनिवर्सिटी में भी किसी ने नहीं किया। इतने में बस ड्राइवर गाड़ी रोकता है और बच्चों से बोलता है, अरे बेवकूफों, खिड़कियाँ बंद करो, आए बड़े स्वेटर देने वाले। बस की सारी खिड़कियां बंद करके बस ड्राइवर बस चलाने लगता है और विनी को उसके घर के पास उतारते हुए वो कहता है, मैम आप मेरा नंबर ही ले लो, जब जरूरत पड़े बस एक फोन कर देना, जहाँ बोलोगी वहाँ आ जाऊंगा और जहाँ बोलोगी वहाँ पहुँचा दूंगा। बस कपड़े ऐसे ही पहनने पड़ेंगे। बस वाला अपनी बात बोलकर बस लेकर चला जाता है। विनी को बस वाले की ये बात अच्छी नहीं लगती है। विनी अपने घर में जाती है।
जहाँ हॉल में सभी पहले से विनी का इंतजार कर रहे होते हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ये हिंदुस्तान है, लंदन यूनिवर्सिटी नहीं है कि तुम कुछ भी पहनोगी और चलेगा। मैं बालकनी से खड़ा बस वाले की बदतमीजी देख और सुन भी रहा था। मुझे भी नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों कहा। मैं तो रास्ते में आ रही थी, उसी ने कहा कि बैठ जाइए, आपको घर पहुंचा दूंगा। सभी बच्चों के कहने पर मैं बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी बात करेगा। तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए था ना, मैं अभी उसकी सारी आशिकी निकाल देता। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अब कभी उसके बस में नहीं बैठूंगी, और अगर उसने फिर कुछ किया तो मैं उसकी कंप्लेन भी कर दूंगी। इतना कहकर विनी अपने कमरे में चली जाती है और राहत की सांस लेती है, पर उसे पता ही नहीं था कि स्कूल में क्या होने वाला है। खिड़की के पास नाइट गाउन के ऊपर लॉन्ग कोट पहने हुए खड़ी विनी। क्या सच में मेरे कपड़े एक टीचर होने की हैसियत से सही नहीं है? तुम बताओ हरी, क्या मैं गलत कपड़े पहनती हूँ या मैं गलत हूँ? ना तुम गलत हो, ना तुम्हारे कपड़े गलत है। विनी को परेशान देख हरी विनी को समझा देता है, पर वो भी जानता था कि एक शिक्षक के रूप में उसके कपड़े ठीक नहीं है। अगले दिन रेड कलर की वन पीस पहनी विनी तैयार होकर स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। स्कूल में पहुंचते ही कॉरिडोर में प्यून विनी से कहता है, मैडम आपको प्रिंसिपल सर ने अपने कैबिन में बुलाया है। विनी प्रिंसिपल के कैबिन में जाती है, जहाँ पहले से ही शोभा के पेरेंट्स खड़े थे। ये क्या विनी जी, मैंने आपको पहले ही दिन कहा था कि स्कूल में ऐसे कपड़े पहनना मना है। ये स्कूल है, फैशन शो नहीं। आपने मुझे क्यों बुलाया? ये बच्ची को देखिए, इसने आपके बाल देखकर अपने बालों को भी वैसा ही बनाना चाहा और अपने पूरे बाल खराब कर लिए हैं। अब आप लोग जाइए। ये लोग बहुत ही गुस्से में आए थे, इन्हें भूमिका मैम ने समझाया है। भूमिका मैम आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। मैं आपको ताना नहीं मार रही हूँ, पर आप एक टीचर हैं। कोई शक नहीं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, पर आपका रहन सहन, खान पान, सबका बात व्यवहार और खास करके कपड़े एक टीचर होने के नाते सही होने चाहिए, क्योंकि आपके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, समाज के भविष्य को सुधारने की। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से बच्चों पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा। भूमिका और घर वालों को समझाने पर विनी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है और वो समाज के एक अच्छे शिक्षक की तरह बनने की कोशिश करती है। उन्हीं वाला गांव। पायल शाम का खाना रसोई में बना रही थी और गुस्से में साथ में बड़बड़ा भी रही थी। पता नहीं इन लोगों को क्या दिक्कत है, एक बात भी समझ में नहीं आती है। हमेशा बस अपनी ही मनमर्जी करनी होती है। अरे फिर हमारा इस घर में रहने का फायदा ही क्या है, जब हमारी मर्जी का कुछ चलता ही नहीं है। एक तो इतनी ठंड है, फिर भी इन्हें समझ में नहीं आता। आखिर पायल इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों थी, जानने के लिए जरा कहानी में आगे बढ़ते हैं। पायल खाना बनाकर सबको परोसती है। सभी टेबल पर बैठकर साथ में खाना खा रहे थे। चलो चलो, खाना तो खत्म होने वाला है। अब खाना खाते ही सब जल्दी से ऊपर पहुंच जाओ, सोने की तैयारी शुरू करो। आज वैसे ही पहले बहुत देर हो गई है। हाँ मम्मी, चिंता मत करो, बस अभी खाना खाकर ऊपर बिस्तर लगा देंगे, मैं और भाभी दोनों मिलकर। ठीक है, पहले हम ऊपर चले जाते हैं, उसके बाद तुम दोनों बिस्तर लेकर ऊपर आ जाना। हाँ जरूर, यही काम रह गया ना मुझे तो। सभी खाना खा लेते हैं और उसके बाद पायल और रिया दोनों मिलकर छत पर जाकर बिस्तर लगाने लगती हैं। दोनों बिस्तर बिछा ही रही थी, तभी वहाँ सामने वाली छत पर, जो उनकी दीवार से बिल्कुल दीवार सटी हुई थी, उनकी पड़ोसन बहू भी वहाँ पर बिस्तर बिछा रही थी। और पायल, घर का सारा काम खत्म हो गया? हाँ, सबने खाना पीना खा लिया है। अभी सबका बिस्तर लगा दूंगी, सब लेट जाएंगे। उसके बाद बस बर्तन धोने बचे हैं, जाकर वही धोऊंगी। एक तो इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ठंड में रात को बर्तन धोना बड़ा मुसीबत होता है। इसलिए सर्दी में मैं तो पहले ही काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद काम करने का मन ही नहीं करता, वो भी ठंडे पानी से। तभी वहाँ पर पायल और नेहा के ससुराल वाले ऊपर आ जाते हैं। अरे शीला आ गई, आज तो तू भी जल्दी छत पर आ गई, लेकिन आज तो बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, बड़ी ठंड है, मैं इसीलिए मोटी रजाई लेकर आई हूँ। हाँ सच में बहुत ठंडी हवा चल रही है, हमने भी मोटे कंबल और रजाई निकाल ली है। अब सर्दी बढ़ेगी और मैंने सोचा तेरे और सरला दोनों के साथ मिलकर आज गप्पे लड़ाऊंगी, इसलिए मैं छत पर जल्दी आई। आज मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत धमाकेदार खबर है। क्या कहा, सच में? बता फिर तो जल्दी। अरे रुक जा, एक बार सरला को भी छत पर आने दे, वो भी बस आती ही होगी। तब तक मैं अपनी बहू से गर्मा गर्म चाय मंगवा लेती हूँ, छत पर ठंडी ठंडी हवा में चाय पीने का मजा आएगा। दरअसल ये गांव जहाँ पर हर किसी को छत पर सोने की आदत थी, पूरा गांव ही छत पर सोता था। उन सभी को छत पर खुली हवा में सोना बहुत अच्छा लगता था। इस तरह सभी छत पर पहले जाकर थोड़ी बहुत देर बात करने की आदत थी और उसके बाद सभी एक दूसरे से बात करते हुए सो जाते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब पायल नीचे बर्तन धोने आती है, तब वो गुस्से में बर्तन धो रही थी और वो पहले से ही गुस्से में थी। गुस्सा आना तो लाजमी है ना, बताओ भला ऐसी छत पर कौन सोता है? अरे मैं तो घर की बहू हूँ, कम से कम मुझे तो कमरे में अकेले सोने दो। ऊपर से इतनी सर्दी में छत पर सुला देते हैं। गर्मियों में तो मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन कम से कम सर्दी में तो मुझे चैन से सोने दो। तो बहू को छत पर सोना पसंद नहीं था, जो कि जरा लाजमी भी है।
वहीं दूसरी तरफ सरला की बहू, जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी, वो भी छत पर बिस्तर लगाने जा रही थी, लेकिन उसने घूंघट किया हुआ था, जिसकी वजह से वो सीढ़ी पर गिर जाती है। ओए माँ, मर गई मैं तो, फूट गई, बड़ी जोर की लगी है, पैर भी मुड़ गया। उसकी आवाज सुनकर उसकी सास सरला और उसकी ननंद मोना दोनों वहाँ आती हैं। अरे भाभी क्या हो गया, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही थी? मैं सीढ़ी पर गिर गई हूँ, बहुत जोर से चोट लगी है और मेरा पैर भी मुड़ गया है। मुझे नहीं लगता अब सोने में ऊपर जा पाऊंगी। आप सब ऊपर चले जाइए, मैं रहने देती हूँ। ला दिखा, मुझे जरा सी ही तो चोट लगी है तुझे, तू भी ना बहू बहुत ही ज्यादा नाजुक गली है। चल मैं और मोना तेरी मदद करते हैं ऊपर छत तक जाने में। चिंता मत कर, हम तुझे यहाँ नीचे अकेले नहीं छोड़ेंगे, हम सभी का बराबर ध्यान रखते हैं। रही बात बिस्तर लगाने की, तो वो भी आज मोना ही लगा देगी। सरला और मोना दोनों रितु को पकड़कर छत पर ले जाते हैं। तब रितु मन ही मन सोचती है, चोट में भी मुझे नहीं छोड़ रही है। अरे कम से कम आज तो इसी बहाने मुझे नीचे सोने का मौका मिल जाता, लेकिन नहीं, एकदम जिद्दी ससुराल वाले हैं मेरे तो। सुलाना इन्हें मुझे छत पर ही है, ऊपर से यहाँ इतनी तेज हवा भी चल रही है। ठंड में तो मेरी कुल्फी ही जम जाएगी यहाँ पर छत पर। इस तरह रितु को भी जबरदस्ती छत पर ले जाया जाता है और हर कोई अड़ोसी पड़ोसी रात को छत पर खुले आसमान के नीचे बिस्तर लगाकर सोते हैं। यहाँ कुछ ऐसा ही था। इस तरह दिन गुजर रहे थे। वहीं पड़ोस में एक नई नवेली दुल्हन आई थी। तभी उसका गृह प्रवेश कर रहे थे और वहाँ पर सभी पड़ोसन थी। आजा बहू, गृह प्रवेश कर अपने दाहिने पैर से कलश गिरा दे। पलक कलश गिरा कर गृह प्रवेश करती है। उसके बाद सभी कहते हैं, हाँ स्वागत है हमारे खुले गांव के ससुराल में। एकदम खुली और ताजी हवा का एहसास होगा यहाँ। बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर ऐसा खुला वातावरण कहीं नहीं मिलेगा बहू, जैसा हमारे गांव में मिलता है। हमारी बहुओं से पूछो, इसलिए तो खुश रहती हैं। नई नवेली दुल्हन पलक को तो कुछ समझ में ही नहीं आता, लेकिन वहीं खड़ी पुरानी बहुएं कहती हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कुछ ज्यादा ही खुश हैं यहाँ पर। हर रोज खुली हवा में सोने का हमें इतना अच्छा अवसर जो मिलता है, जिसकी वजह से हमारी रात की नींद पूरी नहीं हो पाती है। अरे कुछ दिन पहले मुझे चोट लग गई, लेकिन फिर भी जबरदस्ती मुझे छत पर लेकर गई है सुलाने के लिए। हाँ, और कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। एक तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी, ऊपर से मेरा कंबल भी इतना पतला था। आज भी मुझे खांसी जुकाम हो रखा है, लेकिन नहीं, इन्हें तो सिर्फ अपनी मर्जी चलानी है। सच में क्या ही कह सकते हैं इन लोगों को। अब अगले दिन जब पलक रात को सभी को खाना बनाकर खिलाती है, खाना खाने के बाद वो जब अपने कमरे में जा रही थी, तब उसकी सास उसे रोकते हुए कहती है, अरे बेटा कहाँ जा रही है, चल जल्दी से बिस्तर लेकर छत पर चल, वहीं पर हमारा बिस्तर लगेगा। ये बात सुनकर पलक को बड़ी हैरानी होती है। क्या कहा, छत पर? लेकिन ऐसा क्यों? अरे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ पूरा गाँव छत पर ही सोता है। छत पर एकदम खुली और ताजी हवा जो चलती है, छत पर सोने का जो मजा है वो कहीं और नहीं। जल्दी कर, सब लोग छत पर आ गए होंगे। ये बात पलक को तो बड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। जैसा उसकी सास ने करने को कहा, उसने वैसा ही कर लिया। उनके पीछे पीछे छत पर चली जाती है और चारों तरफ नजरें घुमाकर देखती है कि लगभग पूरा गांव ही अपनी छतों पर बिस्तर बिछा रहा था और आधे लोग तो सो भी गए थे। तभी उनकी पड़ोसन सुनीता कहती है, अरे वाह, हमारी नई नवेली दुल्हन भी आ गई छत पर। कैसे नहीं आती, छत पर सोने का मजा ही जो अलग है। वही तो, छत पर खुले में सोना जितना मजा और कहीं हो भी सकता है भला। वहीं दूसरी तरफ सुनीता की बहू मन में सोचती है, ये लोग कुछ भी अपने मन में खुद ही सोच लेते हैं, हमें अच्छा लगेगा, लेकिन इन्हें कौन बताए हमें जो छत पर सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जबरदस्ती ऊपर उठा कर ले आती है। मैं तो पलक का सोच रही हूँ, बेचारी को शादी के दूसरे ही दिन छत पर जाकर सोना पड़ रहा है। पता नहीं मन में क्या क्या सोच रही होगी। वे बिस्तर लगाकर सो जाते हैं, लेकिन पलक, जिसके लिए ये सब बिल्कुल नया था, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। वो आंखें खोलकर देखती है कि उसके पूरे ससुराल वाले आराम से खर्राटे मारकर सो रहे थे। वो बड़ी परेशान हो जाती है। यार, यहाँ छत पर कितनी तेज हवा चल रही है। मेरे ससुराल वाले नहीं, मुझे तो लगता है पूरे गाँव वाले ही पागल हैं। भला ऐसी सर्दी में इतनी ठंडी हवा में छत पर कौन सोता है? सभी लोग कैसे खर्राटे मारकर सो रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। इस तरह पूरी रात ठंडी हवा में पलक की कुल्फी जम जाती है। वो पूरी रात एक पल भी चैन से नहीं सो पाती और बस करवट बदलती रह जाती है। अगले दिन सुबह पलक सभी को चाय बना कर देती है। ठंड में सुबह सुबह चाय का अलग ही मजा है। अच्छा बहू, एक बात बता, रात को तुझे मजा आया ना ऊपर सोने में? हे भगवान, ये कैसा सवाल हुआ? मजा तो आया ही होगा माँ। अब ठंड में यहाँ पर इतनी खुली और ताजी हवा में छत पर सोने का मौका मिलेगा तो हर किसी को अच्छा तो लगेगा ही।
हे भगवान, मुझे तो मेरा पति भी बिल्कुल पागल ही लगता है। ठंड में छत पर कौन सोता है? इस तरह सभी गांव वाले हर रोज छत पर ही सोते थे, लेकिन बहुओं को बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। ना तो उन्हें बिल्कुल भी आदत थी छत पर सोने की, और ऊपर से उन्हें बहुत सी परेशानी भी होती थी। एक रात जब सभी आराम से सो रहे थे, तब पायल, अरे यार, छत पर तो इतने मोटे मोटे मच्छर हैं, लगता है एक ही दिन में ये मेरा सारा खून पी जाएंगे। अब क्या करूं? ऊपर से मुझे बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही है। पायल को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और वो आंख बंद करके दोबारा सोने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी ननंद रिया उसके ऊपर पैर रख देती है, जिसके बाद उसे गुस्सा आता है। लो जी, बस इसी चीज की कमी रह गई थी। मेरे ऊपर इतना भारी 10 किलो का पैर रख दिया है। सब इतना चिपक कर सोते हैं, बिल्कुल नींद नहीं आती है। पायल गुस्से में रिया का पैर उठाकर फेंक देती है और दोबारा सोने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार रिया उसके ऊपर हाथ रख देती है। कौन सी मनहूस घड़ी में मैं आकर इस गांव के ससुराल में फंस गई हूँ। सिर्फ इस ससुराल में नहीं, इस गांव के किसी भी ससुराल में आना बेवकूफी है। इस बार पायल उसका हाथ हटाती है और उसके बाद वो उठकर टहलने के लिए छत के दूसरे कोने पर जाती है। तभी सामने उसे लंबे बालों वाली एक परछाई नजर आती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और हल्का चिल्लाती ही है कि चुड़ैल। अरे शांत, चुप हो जा पायल, कोई चुड़ैल नहीं है, मैं हूँ सीमा। अच्छा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम अब तक सोई नहीं? अरे यार, कहाँ? एक तो इतनी ठंडी हवा चल रही है, बड़ी ठंड लग रही है, ऊपर से इतने मोटे मोटे मच्छर काट रहे हैं, पूछो ही मत। सच में यार, मेरा भी यही बुरा हाल है। एक तो मेरे ससुराल वाले इतना चिपक कर सोते हैं, मुझे जगह ही नहीं मिलती। ऊपर से इतनी ठंड में छत पर सोना पड़ रहा है, जहाँ बिल्कुल भी नींद नहीं आती। सर्दी में तो इंसान को ज्यादा सोना चाहिए, और हमें तो ढंग से रात को भी सोने को नहीं मिल रहा। सच में यार, कहाँ फंस गए हम? इस तरह दिन गुजर रहे थे और उन्हें जबरदस्ती छत पर सोना पड़ रहा था। कुछ दिन बाद गली के कोने पर सभी पड़ोसी इकट्ठा होती हैं। सभी साथ मिलकर बाजार में सब्जी लेने जा रही थी। क्या हाल है तुम सबका? क्या ही हाल हो सकता है, बद से बदतर हो रहा है। पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, बस करवट बदलते रह जाते हैं। इतनी ठंड में ऊपर से जुकाम भी हो गया है। सच में इतनी ठंड में ढंग से सोने को भी नहीं मिलता है। देखो तो जरा हमारी हालत को, जीते जागते ज़ॉम्बी लग रहे हैं। सच में मेरी तो कुछ ही दिनों में हालत खराब हो गई है। आप सब तो फिर भी बहुत पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, इतना समय कैसे झेला? सच में बस झेलना पड़ रहा है, लेकिन अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। बस बहुत हो गया। आज मैं अपने ससुराल वालों से इस बारे में बात जरूर करके रहूंगी। हाँ, बिल्कुल सही। हमें एक बार अपने ससुराल वालों से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। हालांकि वो हर बार मना करते हैं, लेकिन हमारी हालत तो देखो, तबीयत भी कितनी खराब हो रही है, ऊपर से ठंडी हवा में सोने में। इस तरह गांव की सभी बहुएं अपने ससुराल वालों से बात करने की ठानती हैं। सभी जब सब्जी लेकर घर आती हैं पायल के घर। आज मैं छत पर नहीं सोऊंगी मम्मी जी, मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है और तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे कोई बात नहीं, छत पर सोने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन छत पर सोने से सब ठीक कैसे होगा? बिल्कुल होगा, जब तुम ठंडी और ताजी हवा में सोओगी तो सब ठीक हो ही जाएगा। बल्कि उसमें तो तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। मुझे छत पर नहीं सोना है, मैं नीचे यहाँ अपने कमरे में अकेले से सो जाऊंगी। ऐसे कैसे सो जाओगी? हमारे घर की परंपरा है, हर कोई ऊपर छत पर एक साथ ही सोता है। तुम ऐसे हमारी बात के खिलाफ नहीं जा सकती। चुपचाप जल्दी से शाम का खाना और काम खत्म करो और बिस्तर लेकर ऊपर चली जाओ। वहीं दूसरी तरफ नेहा के घर में, मुझे छत पर इसलिए नहीं सोना क्योंकि मुझे वहाँ नींद नहीं आती, और अब सर्दी भी बढ़ गई है, बहुत ठंडी हवा चलती है। तो क्या हुआ, रजाई भी तो मोटी है और हम भी तो सोते हैं, हमें तो कोई ठंड नहीं लगती। लेकिन माँ जी, क्या छत पर सोना इतना ही जरूरी है? अब सर्दी है, बिल की भी कोई चिंता नहीं। अब तो मैं कम से कम आराम से अपने कमरे में नीचे सो सकती हूँ। नहीं, तुम्हें पता है हमारे गांव में ऐसा ही होता है। पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर रहता है और सभी काम एक साथ करता है। हम खाना भी एक साथ बैठकर खाते हैं और सोएंगे भी एक साथ ही। आगे से इस बारे में कोई बात ना हो। इस तरह हर किसी को वही बात सुनने को मिलती है। अरे भला, सोने एक साथ क्यों जरूरी है? अलग अलग भी तो सो सकते हैं, लेकिन नहीं, इन्हें तो सोना भी एक साथ ही है। गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी राधा के साथ रहा करता था। अर्जुन गांव में छोटी मोटी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। क्या सारा जीवन हम गरीबी में ही व्यतीत करते रहेंगे? क्या हमारा समय कभी नहीं बदलेगा? हाँ, धैर्य रखो राधा, सबका समय बदलता है, हमारा भी बदलेगा। बस हमें कभी भी ईश्वर से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बस आपकी इन्हीं बातों से मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती है। अर्जुन मुस्कुराता हुआ सीधा जमींदार के भट्टे पर पहुंचा। अरे ओ अर्जुन, है तो तू मजदूर,
लेकिन तेरे कारनामे बिल्कुल राजा महाराजाओं के जैसे हैं। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा जमींदार साहब। अरे मतलब क्या समझना है? पहले तो तू ये बता कि ये कोई समय है आने का? सूरज सर पर चढ़ाया है, मजदूर प्रातः काल से ही काम पर आ गए हैं और तू इतनी देरी से आ रहा है क्या? कहाँ भैया, क्या भंडारा है जो खाना खाने आया है? काम करने आया है तो सुबह जल्दी आना चाहिए ना। जमींदार जी, बात यह है कि मेरी पत्नी की तबीयत कुछ दिनों से सही नहीं चल रही है, इसीलिए मैं काम पर समय पर नहीं आ पा रहा। अरे बस 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 बस, ये फालतू की बकवास मत किया कर। अब चल जा, बातें ही करता रहेगा कि काम भी शुरू करेगा। चल जा जा, काम कर। अर्जुन सुबह से लेकर शाम तक मेहनत से काम करता रहा और फिर अपने घर लौटा। लेकिन घर पर आकर उसने देखा कि राधा बहुत जोर से खांस रही थी। अरे क्या हो गया राधा? सुबह तक तो तुम बिल्कुल सही थी, क्या हो गया? हाँ, आपके जाने के बाद ही मुझे जोर की खांसी उठने लगी। ओहो राधा, तो फिर तुमने मुझे आकर बताया क्यों नहीं? परेशान क्यों होती रही दिन भर? मैं जानती हूँ, अगर आप काम छोड़कर आते तो जमींदार आपसे बहुत नाराज होता। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और वो राधा को लेकर तुरंत एक वैद्य की झोपड़ी में पहुंचा। हाँ, देखो अर्जुन, तुम्हारी पत्नी को बड़ी ही विचित्र बीमारी लगी है और इस बीमारी का इलाज केवल एक जड़ी बूटी के माध्यम से हो सकता है, लेकिन वो जड़ी बूटी बहुत महंगी होती है। अब चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो वैद्य जी, पर मुझे उस जड़ी बूटी के बारे में आप बताइए, मैं लेकर आऊंगा। वो जड़ी बूटी यहाँ नहीं मिलती, बल्कि राज्य की एक बहुत पुरानी और मशहूर जड़ी बूटी की दुकान पर मिलती है। वो बहुत ही दुर्लभ है। आज के समय में उसकी कीमत 1000 सोने के सिक्के हैं। अगर एक हफ्ते के अंदर तुम्हारी पत्नी को वो जड़ी बूटी नहीं खिलाई गई तो तुम्हारी पत्नी नहीं बचेगी। क्या ये आप क्या बात कर रहे हैं वैद्य जी? 1000 सोने के सिक्के? इतने सिक्कों का इंतजाम मुझ जैसा गरीब आदमी भला कहाँ से करेगा वैद्य जी? आप ये क्या बात कर रहे हैं? अब देखो अर्जुन, तुम्हारी पत्नी की बीमारी केवल इसी जड़ी बूटी से सही होगी। इसका इलाज कोई और नहीं कर सकता। मेरी बात मानो, अपनी बीवी को घर ले जाओ और जल्द से जल्द धन का इंतजाम करो, समझे? अर्जुन राधा को घर लेकर लौटा। मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी एक तरह से मैं आप पर बोझ ही बनी हुई हूँ। जब से शादी हुई है तब से बीमार हूँ और आपके काम में भी मैं हाथ नहीं बटा पाती। अगर मैं चली गई तो आप एक बोझ से मुक्त हो जाएंगे। राधा, ऐसी बातें करके मेरे मन को और मत दुखाओ। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन तुम्हें बचाऊंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन पूरी रात नहीं सोया। जमींदार जी, मुझे 1000 सोने के सिक्के दे दीजिए ना। मैं आपकी जीवन भर गुलामी करूंगा, कभी देर से नहीं आऊंगा। आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, सब कुछ करूंगा। बस मुझे 1000 सोने के सिक्के दे दीजिए ना जमींदार जी। अरे तू पागल वागल हो गया है क्या? 1000 सोने के सिक्के? ये कोई मामूली रकम नहीं होती है जो तू आया और मांगा और मैं दे दूंगा। नहीं तो मांग तो ऐसे रहा है जैसे एक मुट्ठी अनाज मांगने आया हो। मेरी बात सुन, चुपचाप यहाँ से निकल जा। मैं तुझे फूटी कौड़ी नहीं देने वाला, समझा? अर्जुन जमींदार के आगे बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन जमींदार ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मुखिया जी, आप तो इस गांव के मुखिया हैं। इस गांव का एक एक व्यक्ति भी अगर एक सोने का सिक्का देगा तो 1000 सोने के सिक्कों का प्रबंध आसानी से हो सकता है। कुछ कीजिए ना मुखिया जी, मना मत कीजिएगा, कुछ कीजिए ना। अरे तू पागल वागल हो गया है क्या? 1 सोने का सिक्का कोई तुझे क्यों देगा? नहीं तो चले आए मुंह उठाकर मांगने। चल जा यहाँ से, तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे देख क्या रहा है, निकल यहाँ से जा। अर्जुन मुखिया के सामने भी बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन मुखिया ने भी उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। शाम को अर्जुन घर वापस आया।
अर्जुन का निराश चेहरा देखकर उसकी पत्नी राधा और भी निराश हो गई। मैं जानती हूँ कि आप गांव में सबसे मदद मांगने गए होंगे, लेकिन किसी ने आपकी मदद नहीं की। ओ राधा, निराश क्यों होती हो? मैं हार नहीं मानूंगा। अगर गांव वालों ने मदद नहीं की तो क्या हो गया? मैं राजमहल में राजा विक्रम से मदद मांगूंगा। देखना, महाराज मेरी मदद जरूर करेंगे। उम्मीद के सहारे ही तो दुनिया जिंदा है। मेरी उम्मीद अब महाराज हैं। हाँ। अगले दिन अर्जुन राज दरबार में गया और राजा विक्रम को सारी घटना बताते हुए बोला, महाराज, मुझे 1000 सोने के सिक्के दे दीजिए, या फिर मुझे वो जड़ी बूटी दिलवा दीजिए जिससे मेरी पत्नी ठीक हो जाए। हाँ, अर्जुन, क्या तू जानता है इस राज्य में न जाने कितने पुरुष और स्त्रियां बीमार रहते हैं और अकाल मृत्यु की आगोश में समा जाते हैं। अगर मैं हर किसी की तेरी ही तरह मदद करता रहा, फिर तो हमारा ये राजकोष खाली हो जाएगा। अरे, क्या मैं तुझे बेवकूफ राजा दिखाई देता हूँ जो ऐसे ही किसी की भी मदद करता रहूं? तेरी मैं कोई मदद नहीं कर सकता। चल, दफा हो जा यहाँ से, चल जा। अर्जुन राजा विक्रम के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन राजा विक्रम का दिल नहीं पसीजा। अर्जुन रोते हुए राजमहल से बाहर निकल आया। अर्जुन निराश मन से अपने गांव लौट रहा था। गांव की सीमा पर एक पुराने कुएं के किनारे बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगा। अब मैं राधा के पास कौन सा मुंह लेकर जाऊं? मैंने उसे इतने विश्वास के साथ कहा था कि महाराज मेरी उम्मीद है, मेरी मदद जरूर करेंगे, लेकिन महाराज ने तो मेरी उम्मीद को तोड़ दिया, ठुकरा दिया, भगा दिया। अब मैं क्या करूं? इतना कहकर अर्जुन रोने लगा। तभी उसके कानों में एक गूंजती हुई आवाज पड़ी। हाँ, पुरुष की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। क्यों रो रहे हो, बताओ? अर्जुन ने पलटकर देखा, पीछे एक साधु खड़ा था। हाँ, साधु महाराज, मेरी पत्नी मौत के करीब है और मैं उसकी जान बचाने में असमर्थ हूँ। क्या बताऊं? अर्जुन ने रोते हुए सारी घटना साधु को बताई। शांत 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 शांत, निराश क्यों होते हो? मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। साधु महाराज, आप मेरी सहायता कैसे कर सकते हैं? 3 पहेलियों से। हाँ, 3 पहेलियाँ? अर्जुन ये सुनकर चौंक गया। हाँ, 3 पहेलियाँ। मैं तुझसे 3 पहेलियाँ पूछूंगा। अगर तूने उन तीनों को समझ लिया तो तू खजाने तक पहुँच जाएगा और इतना धनवान बन जाएगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। परंतु तुझे ये तीनों पहेलियाँ अपनी बुद्धि से सुलझानी होंगी। मैं चाहूँ तो तुझे सीधे खजाने का पता बता सकता हूँ, परंतु अगर कोई भी वस्तु आसानी से मिल जाए तो उसकी कद्र नहीं होती। इसीलिए तुझे इन तीनों पहेलियों को सुलझा कर ही मंजिल तक पहुंचना होगा। बता, क्या तू ये कार्य कर सकता है? हाँ 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 साधु महाराज, मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। आप बताइए। तो फिर मेरी बात ध्यान से सुन। पहली पहेली, जहाँ सूरज छू ले जमीन को वहीं पहली चाबी छिपी है। दूसरी पहेली, जहाँ पानी गाता है वहाँ दूसरा रास्ता मिलेगा। तीसरी पहेली, जहाँ दिल से दया निकले वहीं असली खजाना है। अलग निरंजन, अलग निरंजन। इतना कहकर साधु रहस्यमय मुस्कान के साथ वहाँ से चला गया। अर्जुन उन तीनों पहेलियों को गहराई से सोचने लगा। अर्जुन उन तीनों पहेलियों को गहराई से सोचने लगा। कुछ देर बाद अर्जुन अपने घर लौटा। क्या हुआ? आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे महाराज ने आपकी मदद नहीं की। तुम चिंता मत करो राधा, महाराज ने तो मेरी कोई मदद नहीं की, लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद अभी भी बाकी है।
इतना कहकर अर्जुन ने राधा को साधु की सारी घटना बताई। ये तो बहुत कठिन पहेलियां हैं। आप इन पहेलियों को कैसे सुलझा सकते हैं? हाँ, तुम बस आराम से सो जाओ राधा, मैं इन पहेलियों को सुलझा लूंगा, चिंता मत करो। राधा कुछ देर बाद सो गई और अर्जुन उन तीनों पहेलियों को मन ही मन दोहराने लगा। सुबह अर्जुन को पहली पहेली का अर्थ समझ आने लगा। साधु महाराज ने कहा था, जहाँ सूरज छूले जमीन को वहाँ पहला हाँ 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 हाँ, याद आया मुझे। हमारे गांव के दाहिनी दिशा की जो पहाड़ी है, उसके पीछे हर शाम सूरज जमीन को छूता है। हाँ, मुझे वहीं जाना चाहिए। हाँ। इतना कहकर अर्जुन दृढ़ निश्चय के साथ उस पहाड़ी की ओर चल पड़ा। अर्जुन जैसे ही पहाड़ी की ओर गया, उसने देखा कि वहाँ मिट्टी में कुछ चमक रहा था। ये क्या चमक रहा है? अर्जुन तुरंत जाकर उस जगह की मिट्टी खोदने लगा। कुछ देर बाद उसे एक लकड़ी का छोटा सा डिब्बा नजर आया। बाप रे, ये तो बहुत पुराना डिब्बा लगता है। खोलूं तो जरा। अर्जुन ने जैसे ही डिब्बा खोला, उसमें से एक बहुत ही प्राचीन कागज निकला। अब उस जगह जा जहाँ पानी गाता है। अर्जुन ने जैसे ही ये पढ़ा, उसकी आंखों में चमक आ गई। हाँ, समझ गया। ये दूसरी पहेली की ओर इशारा है। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया और कुछ देर बाद बोला, अगर हाँ, याद आ गया मुझे। मेरे गांव के बाहर एक नदी बहती है और गांव वाले अक्सर कहते हैं कि जब उस नदी का पानी बहता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई गीत गुनगुना रहा हो। इतना कहते ही अर्जुन बिना देर किए नदी की ओर दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद अर्जुन नदी के पास पहुंचा। उसने ध्यान से सुना तो बहते पानी में सचमुच गुनगुनाने की आवाज सुनाई देने लगी। तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी जिस पर तीर का निशान बना था। हाँ, यही वो जगह है जहाँ पानी गाना गाता है। ये तीर किस दिशा की ओर इशारा कर रहा है? उसने पत्थर को गौर से देखा। पत्थर के नीचे एक चांदी की चाबी रखी हुई थी। पत्थर पर कुछ लिखा था। हाँ, अब वहाँ जा जहाँ दिल से दया निकले। ओ, समझ गया। कुल मिलाकर ये तीसरी और आखिरी पहेली है। हाँ। अर्जुन तीसरी पहेली को बहुत गौर से सोचने लगा। दिल से दया तो तब निकलेगी ना जब मैं किसी की मदद करूं। लेकिन गांव में मैं किसकी मदद कर सकता हूं? मुझे तो खुद ही मदद की जरूरत है। ये क्या चक्कर है? हाँ, याद आ गया मुझे। उस पत्थर पर तीर का निशान बना हुआ था और वो तीर का मुंह जंगल की दिशा की ओर था। इसका मतलब मुझे जंगल जाना चाहिए। जंगल में ऐसे बहुत से प्राणी होंगे जिन्हें मदद की जरूरत होती है। हो सकता है तीसरी पहेली का जवाब वहीं मिले। हाँ, घना जंगल। चलो। इतना कहकर अर्जुन सीधे घने जंगल की ओर निकल पड़ा। वो कई दिनों तक जंगल में पैदल चलता रहा। थककर अर्जुन एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर एक घायल हिरण पर पड़ी जिसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभा हुआ था। हे भगवान, ये बेचारा तो बहुत तकलीफ में है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अर्जुन दौड़ता हुआ हिरण के पास गया और उसके पैर से कांटा निकाला। फिर इधर उधर देखा तो सामने एक तालाब नजर आया। देखो, मैंने तुम्हारे पैर पर जो पत्ता बांधा है ना, उसमें जड़ी बूटी लगी हुई है। कुछ देर बाद तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा और जख्म भी सूख जाएगा। समझे? अब परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। अर्जुन की बात सुनकर हिरण ने अर्जुन की ओर ऐसे देखा मानो वो उसकी भाषा समझ रहा हो। अचानक वो हिरण मनुष्य की आवाज में अर्जुन से बोला, हाँ, तुमने एक असहाय प्राणी पर दया दिखाई। तुम चाहते तो मुझे नजरअंदाज करके आगे बढ़ सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अर्जुन आश्चर्य से उसे देखता रहा। तुम जिसकी तलाश में हो मैं जानता हूँ। मेरे पीछे पीछे आओ, आओ। इतना कहकर हिरण आगे बढ़ने लगा और अर्जुन उसके पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद हिरण एक विशाल वृक्ष के सामने रुक गया। वृक्ष के सामने की जमीन पर रंग बिरंगी रोशनी फूट रही थी। हाँ, शायद ये वही जगह है
लगता है मेरी तलाश अब पूरी होने वाली है। अर्जुन, इस जमीन को खोदो। अर्जुन तुरंत अपने हाथों से जमीन खोदने लगा। कुछ देर बाद वो थककर रुक गया और उसके चेहरे से पसीना बहने लगा। पसीना बह रहा है तो बहने दो, हाथ थक रहे हैं तो थकने दो, लेकिन खोदो। अर्जुन ने फिर से पूरी ताकत लगाकर जमीन खोदनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद उसे वहाँ एक बहुत बड़ा लकड़ी का बेहद प्राचीन बक्सा दिखाई दिया। ये बक्सा तो बहुत पुराना लगता है, लेकिन इसमें जो वो ताला लगा हुआ है, ये तो बड़ा ही विचित्र है। मुझे लगता है कि इसकी चाबी तुम्हारे पास ही तो है। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया और अचानक उसे याद आया कि दूसरी पहेली के समय उसने पत्थर के नीचे एक चांदी की चाबी देखी थी। अर्जुन ने तुरंत वो चाबी झोले से निकाली और ताले में डाली। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, अगले ही पल बक्सा खुल गया। अर्जुन ने बक्सा खोला तो देखा कि उसके ऊपर कुछ विशेष जड़ी बूटियां रखी हुई थी और नीचे पूरा बक्सा सोने के सिक्कों से भरा था। हाँ, ये तो खजाना है, ये तो खजाना है। तभी हिरण ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, अब तुम्हें चुनाव करना है। तुम्हारे सामने रखी हुई जड़ी बूटी अगर तुम लोगे तो तुम्हारी पत्नी की बीमारी ठीक हो जाएगी, और ये जो खजाना है, इस खजाने को लेकर तुम ऐसी और जड़ी बूटियां खरीद सकते हो, बहुत सारी खरीद सकते हो, लेकिन दोनों में से एक ही चुन सकते हो। अब बोलो, तुम जड़ी बूटी को चुनोगे या खजाने को? अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। मैं जड़ी बूटी को चुनूंगा, क्योंकि खजाना अगर मेरे पास रहेगा तो हो सकता है कि मैं भी उन्हीं लोगों की तरह क्रूर बन जाऊं जिनसे मैं मदद मांगने गया था, लेकिन उन्होंने मेरी मजबूरी को नहीं समझा और मुझे ठुकरा दिया। चाहता तो राजा विक्रम भी मेरी मदद कर सकता था, उसके पास धन की क्या कमी थी, लेकिन उसने भी नहीं की, क्योंकि जब धन आता है तो मनुष्य के भीतर घमंड आ ही जाता है। तभी हिरण रंग बिरंगी कर वो एक साधु में परिवर्तित हो गया। आप तो वही साधु महाराज हैं जिन्होंने मुझे 3 पहेलियां दी थी। हाँ अर्जुन, ये तुम्हारी परीक्षा थी। और तुमने इसे सफलतापूर्वक पार कर लिया है। परंतु हर मनुष्य नहीं, तुम उनमें से एक हो जो धन के बाद भी विनम्र रहोगे। ये जड़ी बूटी भी तुम्हारी है और ये खजाना भी तुम्हारा है। इन जड़ी बूटियों को अपनी पत्नी को खिला देना, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और इस धन से तुम बहुत संपन्न बन जाओगे। लेकिन हाँ, याद रखना, अपने मन में इंसानियत हमेशा जीवित रखना और समय आने पर उनकी भी मदद करना जिन्होंने तुम्हारी की थी।